नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जो हैं वो सीआरपीसी की टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें भी सेम पहले जैसे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और एक गलत आंसर पे आपके 1/4 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएंगे। अब आपको आंसर कैसे देना है और आंसर चेक कैसे करना है। आंसर चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर होगा, उससे आप मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है और आप कितना मार्क्स गेन कर रहे हैं, उसको विथ नेम आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा 8423179159 पर। आप अपना विथ नेम भेज दीजिएगा आंसर। एक ज़रूरी बात ये कि 3 तारीख से आईपीसी की ऑडियो क्लास चलेगी, तो जिन लोगों को भी वो ऑडियो क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए इस इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज, यानी जब एक सहायक सत्र न्यायाधीश आजीवन कारावास का पनिशमेंट देता है तो ऑप्शन ए हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी उसकी सख्ती से बाहर है, ऑप्शन सी हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन डी है कि यह बिना सुने ऐसा आदेश पास कर सकता है। अब इसमें जो सही आंसर आपको लगे आप उसको लगा दीजिएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर वो मेरी स्पीड के साथ नहीं चल पा रहे हैं, समझने में थोड़ी लेट हो रहा है, तो आप वीडियो को रोक दीजिए और वहाँ अच्छे से दिमाग को लगाइए और फिर आंसर लगा के आप आगे बढ़िए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए, यानी एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है। ऑप्शन ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास जो 7 साल तक का हो सकता है, आजीवन कारावास पास करते सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी है कि सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स यानी 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट दे सकते हैं, ऑप्शन डी है डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। इसमें से क्या सही है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट पास कर सकता है, कितने तक का। लिखा है 5 साल, 7 साल, 3 साल, 10 साल। तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको जितना लग रहा है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चयन कर लीजिए। 204 है कि द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, यानी एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकता है। ऑप्शन ए 3 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 7 ईयर्स और डी 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC, ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू पास ए सेंटेंस, यानी कि CRPC के सेक्शन 29 के अनुसार एक महानगर मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकता है। ऑप्शन ए ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु दंडादेश को छोड़कर कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, यानी कि आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर का कोई भी कारावास दे सकता है। तीसरा है सी इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि वो
कारावास जो 3 साल से अधिक का न हो वो दे सकता है। और डी है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 1 साल से अधिक का कारावास नहीं दे सकता। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 206 अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस अप टू। CRPC के सेक्शन 29 के अंतर्गत एक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, उसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऑल ऑफ दीज। 207 ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इम्पोज ए मैक्सिमम फाइन ऑफ, यानी एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना फाइन इम्पोज कर सकता है? 5,000, 10,000, 20,000, नो लिमिट, यानी 5,000, 10,000, 20,000 या कोई लिमिट नहीं है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को फाइन लगाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर IPC व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, यानी जब कोई अपराध IPC के अंतर्गत कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो और जुर्माना देने में अगर व्यतिक्रम किया जाता है तो उसके लिए कारावास मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब IPC के अंतर्गत कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास और जुर्माना दोनों से वो दंडनीय है, तो जुर्माना न देने पर मैक्सिमम उसे कितना कारावास दिया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस, यानी कि उस अपराध के लिए जिसके लिए दोषसिद्धि हुई है उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उस पनिशमेंट का आधा तक दिया जा सकता है। ऑप्शन बी है कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, उस अपराध के लिए जितना मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट दिया गया है उतने से पनिशमेंट उतना पनिश किया जा सकता है। सी है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स फॉर द ऑफेंस, यानी कि उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का उसका 1/4 तक दिया जा सकता है, या फिर वही चीज़ कि 1/3 तक दिया जा सकता है उसके लिए जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो इसमें से जो सही हो आप उसको आंसर को चयन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 ए मजिस्ट्रेट कन्विक्ट एन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट फॉर 1 ईयर imprisonment and 1,000 fine. Maximum punishment for which accused can be sentenced to imprisonment in default of payment of fine shall be. कह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को चोरी के लिए कन्विक्ट किया, दोष सिद्ध किया और उसके लिए 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। उस जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट करने पर उसे उस मामले में कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 साल, बी है 9 महीने, सी है 3 महीने और डी है 6 महीने। जो सही आंसर लगे उसको लगाइएगा। In case of conviction of a person of several offences at one trial, in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than, यानी एक मामले में अगर एक से अधिक अपराधों के लिए कन्विक्शन एक व्यक्ति का हुआ है, एक व्यक्ति का कन्विक्शन एक से अधिक अपराधों में हुआ है, तो उसे अधिकतम कुल जोड़कर कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, कितने साल का कारावास हो सकता है मैक्सिमम? ऑप्शन ए है 14 साल, बी है 17 साल, सी है 20 साल और डी है 25 साल। देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब ये तो आपको सुमेलित करने से मैं क्या हिंदी करके बताऊं, आप मिला लीजिए इसको, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए फिर मिला लीजिए। लिखा है कि उसको मिलाना है कि कौन सा जो है कोड सही है। नीचे आगे बढ़ जाता हूँ मैं। 212 ए पर्सन अरेस्ट बाई ए पर्सन ऑफिसर मे बी केप्ट इन कस्टडी फॉर। ए पर्सन अरेस्ट बाई ए पुलिस, माने पुलिस ऑफिसर जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसे मैक्सिमम कितने समय तक अपने कस्टडी में रख सकता है। ऑप्शन ए 2 days, 3 days, 24 आवर्स की 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे की 1 सप्ताह। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। यानी कि एक अरेस्ट वारंट, एक गिरफ्तारी का वारंट कितने दिनों तक प्रवृत्त रह सकता है। 6 साल, 10 साल, 12 साल। अगला डी है कि जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर दिया जाता या जब तक कि वो रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक अस्तित्व में बना रहेगा। अगला क्वेश्चन 214 पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशू अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट लेस देन। यानी कि धारा 82 के अंतर्गत सीआरपीसी के जो उद्घोषणा जारी की जाती है, ऐसी उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर और कितने दिनों के बाद उपस्थित होनी चाहिए। 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 215 व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड विद इन विच क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट टू बी मेड अंडर सीआरपीसी। यानी कि जो सीआरपीसी के सेक्शन के अंतर्गत जो अटैचमेंट कुर्की होती है, उस कुर्की के संबंध में दावे और आपत्तियां करने के लिए कितने समय की लिमिटेशन है, कितने समय के भीतर दावा आपत्तियां आपको कर देनी है। आपके सामने ऑप्शन है 6 मंथ, बी है 60 डेज, सी है 1 ईयर और डी है 3 ईयर्स। जो उचित ऑप्शन लगे आप लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 ए प्रोक्लेम्ड पर्सन whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance within। A proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds in appearance within। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली जाती है तो वो कितने समय के भीतर उस संपत्ति के लिए की वापसी के लिए क्लेम कर सकता है। ऑप्शन 6 मंथ ऑफ अटैचमेंट, 2 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट, 3 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट एंड 1 ईयर्स ऑफ अटैचमेंट। आगे अगला क्वेश्चन है 217 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन फॉर ऑफ फॉरफीचर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीआरपीसी। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 217 जो है कि जब भी फॉरफीचर का आदेश 95 के सेक्शन 95 के अंतर्गत किसी डॉक्यूमेंट का दिया गया है, ऐसे आदेश के से अपास्त किए जाने के लिए आवेदन जो दिया जाता है 96 के अंतर्गत, तो कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए। 2 महीने के भीतर, डिक्लेरेशन के 2 महीने के भीतर। ऑप्शन बी है 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन सच डिक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गजट।
ये कह रहा है कि जिस दिन पब्लिकेशन हुआ ऑफिशियल गजट में वहाँ से 2 महीने। ऑप्शन सी है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस डेट को डिक्लेरेशन हुआ उससे 30 दिनों के भीतर। और ऑप्शन डी है कि 6 महीने के भीतर जिस दिन उद्घोषणा जारी की गई थी। तो ये है आपके ऑप्शन, और उसमें से जो सही ऑप्शन लगे उसको आप सही का टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, what is the extent of period of security which a court can order under section 106 of CRPC? यानी धारा 106 के अंतर्गत CRPC के न्यायालय किसी व्यक्ति से कितने समय तक के लिए परिशांति के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है? मैक्सिमम पीरियड क्या है? ऑप्शन ए है नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ऑप्शन बी है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ऑप्शन सी है नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स, और ऑप्शन डी है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर्स। माने 1 साल से अधिक नहीं, 2 साल से अधिक नहीं, 6 महीने से अधिक नहीं, और ऑप्शन ए है 3 साल से अधिक नहीं, 106 के अंतर्गत। टू 19, in imprisonment under section 107 of Code of Criminal Procedure, an executive magistrate may require to execute a bond for keeping peace for such period not exceeding, यानी धारा 107 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कितने समय तक परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है अधिकतम? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने? अगला क्वेश्चन है कि द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी 109 के अंतर्गत CRPC के सेक्शन सदाचार के लिए प्रतिभूति मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए मांगी जा सकती है? 6 मंथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मतलब 2 साल, ऑप्शन सी 1 साल, और ऑप्शन डी जो है वो है 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू सिक्योर a security bond from habitual offender under section 110 of CRPC for a period not exceeding, यानी अभ्यासिक अपराधियों से मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितने समय तक सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उपरोक्त में से कोई सही नहीं। अगला क्वेश्चन 222, if a person in respect of whom an order requiring security is made under section 106 or 117 of CRPC is at the time such order is made undergoing a sentence of imprisonment of the period for which such security is required shall commence. तो इसका मतलब ये होता है कि जब धारा 106 या 117 के अधीन अगर कोई आदेश दिया जाए परिशांति बनाए रखने के लिए या सदाचार रखने के लिए, तो उस प्रतिभूति के दिए जाने का समय कब से शुरू होगा, और परिशांति बनाए रखने का जो 3 साल, 1 साल, 6 महीने का जो समय परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति ली गई है उसकी शुरुआत कब से होगी। तो ये है क्वेश्चन आपका। और आगे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच ऑफेंस, यानी अगर वो व्यक्ति अगर कोई पनिशमेंट भोग रहा है तो पनिशमेंट को या कारावास के समाप्त होने के बाद वो अवधि शुरू होगी। ऑप्शन बी है कि साथ साथ चलेगी, कि एट नॉट टाइम, कि ऑप्शन डी है ऑन द डेट डिटरमाइंड बाय द कोर्ट,
यानी कि न्यायालय यह तय करेगा कि किस डेट से उसका कमेंसमेंट होगा। अब इसमें से जो सही ऑप्शन आपको लगे उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ये है कि मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की मासिक भत्ता अधिकतम CRPC के अंतर्गत कितना हो सकता है? A 500, B 1000, C 5000, D विदाउट एनी लिमिट। यानी 500 तक हो सकता है अधिकतम, 1000 तक हो सकता है, 5000 तक हो सकता है, या इसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 to 4 क्वेश्चन नंबर, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC, माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़, माने कि CRPC की धारा 125 के अंतर्गत एक अवयस्क की आयु को क्या मतलब है? अवयस्क का क्या मतलब है? जो 14 साल की एज कंप्लीट नहीं किया है, ऑप्शन ए। जो 16 साल की एज कंप्लीट नहीं किया है, ऑप्शन बी। जो 18 साल की एज कंप्लीट नहीं किया है, ऑप्शन सी। और जो 21 साल की एज कंप्लीट नहीं किया, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा सही रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 114 ऑफ CRPC shall remain in force for 2 months but can be extended by the state government for not exceeding। ये कह रहा है कि धारा 144 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो 2 महीने तक प्रभाव में रहता है, लेकिन राज्य सरकार उसे बढ़ा सकती है, जो इससे ज़्यादा अवधि के लिए नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा अवधि? ऑप्शन ए है 3 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 1 साल, और ऑप्शन डी है एज स्टेट गवर्नमेंट में डीम फिट, यानी राज्य सरकार जितना भी उचित समझे। तो ये है 144 का आदेश राज्य सरकार कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, any public notice issued or an order made which prohibit carrying arms and procession or mass drill or mass training with arms shall remain in force for not more than, यानी कि जो आर्म्स रखने के लिए या इस प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए कि प्रतिसिद्ध करने वाला अगर कोई आदेश पारित किया जाता है CRPC के अंतर्गत, तो वो मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकता है? वो कितने समय तक प्रभाव में रहेगा? ऑप्शन ए है 2 महीने, ऑप्शन बी है 3 महीने, ऑप्शन सी है 4 महीने, और ऑप्शन डी है 5 महीने। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। मास ड्रिल, ट्रेनिंग, चाहे हथियार को रखना, इन तरीक़ों के प्रोहिबिट करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वो मैक्सिमम कितने समय तक प्रभाव में होता है, ये है क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 और 227, अंडर सेक्शन 145 of the CRPC, in connection with a dispute on immovable property, the executive magistrate prior to passing his order as regard to possession over such property, which one of the following periods he takes into the consideration। धारा 145 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवाद है, ऐसे मामलों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी पक्षकार का कब्जा डिसाइड करने के लिए उससे कितने महीने या कितने समय पहले के कब्जे की उस प्रॉपर्टी को कब्जे में होने को विचार में ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 महीना, बी है 2 महीना, सी है 4 महीना, और डी है 6 महीना। कितने समय पहले तक के प्रॉपर्टी के पोजीशन को विचार में लिया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 228, अंडर सेक्शन 164A of the Code of Criminal Procedure 1973, the victim of rape shall be sent
to registered medical practitioner within from the time of receiving the information relating to the commission of such offense। कह रहा है कि 164 के अंतर्गत जो विक्टिम है उसका शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए भेज दिया जाता है जब भी इस बात की सूचना पुलिस ऑफिसर को मिलती है। वो जब भी सूचना मिलती है उससे कितने समय के भीतर उसे भेज देना है, उसे कितने समय के भीतर भेज देना है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ऑप्शन ए है 6 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 24 घंटे, डी है 36 घंटे। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल विद इन 24 hours ऑफ अरेस्ट of a person transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary relating to that case along with accused if the investigation is। यानी जब 24 घंटे के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता, अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, तो ठीक है, तो जब गिरफ्तार पुलिस करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर वो मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे व्यक्ति को पेश करती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन ए है कि 24 घंटे के भीतर कंप्लीट हो जाता है तब, ऑप्शन बी है कि 24 घंटे के भीतर कंप्लीट नहीं हो पाता तब, ऑप्शन सी है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑप्शन डी है चेंज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अनदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जब अन्वेषण अधिकारी को बदल दिया जाता है। किन परिस्थितियों में, इसमें से कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सेक्शन और क्वेश्चन नंबर 230, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड to what maximum period an accused can be ordered to be kept in police custody by the magistrate। यानी कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक व्यक्ति को, एक अभियुक्त को मैक्सिमम कितने अवधि के लिए पुलिस कस्टडी दी जा सकती है? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिनों की हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द ट्रायल रिलेट्स टू एन ऑफिसर ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी द ट्रायल शैल एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months, 1 year, 2 months, 2 years। जब मामला रेप से संबंधित हो तो ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन कितने समय के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए? 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। दिस अल्टरेशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ये कि धारा 167 के अंतर्गत जो रिमांड होती है उसके अंतर्गत उसका नेचर को बदला जा सकता, उसके कस्टडी के नेचर को बदला जा सकता है। जुडिशियल से पुलिस कस्टडी, पुलिस से जुडिशियल कस्टडी। कितने दिनों तक? आप फर्स्ट 7 days यानी प्रथम 7 दिन के भीतर। बी ऑप्शन है कि प्रथम 15 दिन के भीतर। ऑप्शन सी है कि प्रथम 14 दिन के भीतर, कि ऑप्शन डी है प्रथम 10 दिन के भीतर। क्वेश्चन है आपके सामने कि
न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी कर सकती है कितने समय के भीतर। 232 नंबर क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए एक्यूज्ड इन कस्टडी नॉट एक्सीडिंग। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है किसी व्यक्ति को, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो वो एक्यूज्ड को कितने दिनों की कस्टडी के लिए आदेश कर सकता है मैक्सिमम। ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 7 डेज, ऑप्शन डी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 234 द एक्यूज्ड हैज indefeasible right to bail when investigation is not completed within। यानी कि अभियुक्त का जमानत लेने का अहर्णीय अधिकार प्राप्त हो जाता है यदि इन्वेस्टिगेशन निम्न अवधि के भीतर कंप्लीट नहीं होता है। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन और ऑप्शन डी 60 या 90 दिन। ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर आफ्टर विच ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द एक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन। ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति पर मर्डर करने का आरोप लगाया जाए और उसमें इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों तक नहीं हो पाएगा तो उसे बेल प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है 60 दिन के भीतर अगर नहीं हुआ तो, ऑप्शन बी है 120 दिन के भीतर अगर नहीं हुआ तो, ऑप्शन सी है 90 दिन के भीतर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो, और ऑप्शन डी है 180 दिन के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आज बड़े बड़े हैं थोड़े, इस वजह से मैं बहुत समय नहीं दे पा रहा हूँ उस क्वेश्चन पे। तो आप लोग की ये ड्यूटी बनती है कि आप उसे रोकिए, आराम से सोचिए और फिर उसका आंसर दीजिए। 236 सेक्शन 173(1)(a mandates that an investigation into offense of rape with a child may be completed within days from the date of recorded information। यानी कि ये कह रहा है, हालांकि अब ये धारा अमेंड हो चुकी है, लेकिन जो सही था उसी के अनुसार, क्योंकि ये MPHJS के 2011 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि जब किसी बालिका के साथ रेप का ऑफेंस हुआ हो तो उसमें कितने दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, अरे कितने दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है 173(1)(a) के अंतर्गत। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कि 120 डेज। टू 37 The maximum amount of fine is specified in case of petty offense under section 206 of CRPC। CRPC की धारा 206 के अंतर्गत छोटे मामलों में फाइन अधिकतम कितना हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन है 10 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपया। जो सही हो उसको लगाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन 12 मंथ कैन बी चार्ज टुगेदर एज पर द प्रोविज़न ऑफ CRPC। ये कह रहा है कि जब एक ही किस्म के अपराध 12 महीनों के भीतर किए जाते हैं तो उनका चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है, उनका विचारण भी किया जा सकता है। तो वो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो एक साल में मैक्सिमम कितने? 3, 2, 5, 4। आपने लगा लिया होगा आंसर।
आगे बढ़ते हैं। 239 In the interest of justice, a magistrate has the power to try a summon case as a warrant case, wherein the office to be tried there under the punishable with imprisonment. ये कह रहा है कि एक समन केस का विचारण एक वारंट मामलों की तरह कर सकता है अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए यानी न्याय हित के लिए न्यायालय को उचित प्रतीत होता है। वो कितने समय के कारावास से पनिशेबल होना चाहिए? अधिक 6 महीने के अधिक के कारावास से पनिशेबल होना चाहिए, 4 महीने के अधिक के कारावास से पनिशेबल होना चाहिए, 1 साल से अधिक के कारावास से पनिशेबल होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई सही नहीं। ठीक है, मैंने कौन से ऐसे समन मामले हैं जिनका विचारण वारंट मामलों की तरह किया जा सकता है? नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी नॉट बी ट्राइड समरली। माने ऐसे कौन से अपराध हैं जिनका समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, यानी जो 3 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है और 3 साल तक के कारावास से दंडनीय है। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 यानी 454 और 456 के अंतर्गत होने वाले अपराध आईपीसी के। चोरी का अपराध जो 379, 80, 81 के अंतर्गत किया जाता है। और एबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ फॉरगोइंग ऑफेंसेस यानी इस उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण। इसमें से कौन सा ऐसा अपराध है जिसका समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता, संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज ट्रायबल समरीली। 241 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज ट्रायबल समरीली। कौन से ऐसे अपराध हैं जिनका इसकी समरी ट्रायल हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सदोष अवरोध, दूसरा है कि मर्डर करने के, हत्या करने के लिए अपहरण, ऑप्शन सी है हाउस ट्रेसपास, और ऑप्शन डी है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा अपराध है जिसका समरी ट्रायल हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन ए समरी ट्रायल इज, यानी कि समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है संक्षिप्त विचारण में? आपके सामने ऑप्शन है 1 महीना, दूसरा है 3 महीना, तीसरा है 6 महीना और चौथा है 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 है कि प्ली बार्गेनिंग इज अप्लीकेबल टू ऑफेंसेस other than offense for which the punishment of death or of imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding फलाना years has been provided। ये कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग यानी सौदा अभिवाक किस प्रकार के मामलों में उपलब्ध है। ये कह रहा है कि ऐसे अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास या कितने साल के कारावास से दंडनीय नहीं होंगे, तो कितना से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं होंगे, तो 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय, 5 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय, 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय या 3 साल से अधिक के कारावास से। कितने अवधि के कारावास से अधिक के दंडनीय नहीं होना चाहिए अपराध प्ली बार्गेनिंग के लिए?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 244. The provision of plea bargaining under Chapter 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of, यानी प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविज़न है यानी चैप्टर नंबर 21A CRPC का, वो ऐसे अपराधों में लागू नहीं होता जो एक बालक के विरुद्ध किए गए हैं और उस बालक की एज कितने से कम होनी चाहिए, 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245. द प्रोविजन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 306 ऑफ CRPC इन रिलेशन टू पार्डन टू एन accomplice applies to any offence punishable with imprisonment which may extend to खालिस्तान है फिर आर विथ ए मोर सेवरे सेंटेंस। माने 302 के अंतर्गत जो सह अपराधी को क्षमा दान दिया जाता है वो किस प्रकार के अपराधों में दिया जाता है। ये कहता है कि जो मृत्युदंड से दंडनीय हो और जो इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय हो और कितने साल से अधिक गंभीर अपराधों के मामलों में, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल। सह अपराधी को क्षमादान किन मामलों में दिया जाता है। अगला, अंडर सेक्शन 358 मजिस्ट्रेट बाय whom द केस इज हर्ड मे अवार्ड सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग, यानी धारा 358 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का कंपनसेशन का आदेश कर सकता है। 100, 500, 300, 1000 रुपीज़ टू बी पेड टू एनी पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड बाय द पर्सन सो काजिंग द अरेस्ट, यानी कि किसी व्यक्ति को कितना कंपनसेशन देने का आदेश कर सकती है 358 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट। 100, 500, 3000 की 1000। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस दैट कैन बी अवॉर्डेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 358 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी अगर 358 के अंतर्गत कंपनसेशन देने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया और ऐसे आदेश का वो पालन नहीं कर पाया, डिफ़ॉल्ट करता है, व्यतिक्रम करता है, तो उसे कितने दिनों की जेल हो सकती है। 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन या 120 दिन। टू 48. How many minimum number of judges of the High Court are required to sign the confirmation of death sentence, यानी कि जब मृत्युदंडादेश के कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास जाता है तो हाई कोर्ट के कितने जजों द्वारा कम से कम उसका कन्फर्मेशन होना चाहिए। 3, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 374 ऑफ CRPC, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 374 ऑफ CRPC of criminal procedure against a sentence passed under section 376D of the Indian Penal Code, the appeal shall be disposed of। यानी कि जब IPC की धारा 376D के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो और ऐसे अपराध में जो कन्विक्शन हुआ है उसके विरुद्ध अगर अपील की जाती है तो उस अपील का डिस्पोजल कितने दिनों के भीतर हो जाएगा। 6 महीने के भीतर जब अपील फाइल की गई उससे, 3 महीने के भीतर जब अपील फाइल गई उस डेट से,
तीसरा है 9 महीने के भीतर जब अपील फाइल की गई तब से, या युक्त समय के भीतर जब अपील फाइल की गई तब से। कितने समय के भीतर अपील का निपटारा कर दिया जाना चाहिए ऐसे मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सत्य नहीं है। देयर शैल बी नो अपील इफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज पास्ड बाय द, यानी कौन से मामलों में अपील नहीं होती। यदि हाई कोर्ट 6 महीने तक का कारावास देता है, सेशन कोर्ट 3 महीने तक का कारावास देता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 महीने तक का कारावास देता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, यानी 1 महीने तक का कारावास देता है, तो ऐसे मामलों में अपील नहीं होगी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हाई कोर्ट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मैंने 6 महीने से अधिक का कारावास नहीं देता। सेशन जज नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी किस में अपील नहीं होती है। निम्न मामलों में अपील नहीं होती, तो उसके लिए करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, अरे करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 कि देयर शैल बी नो अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन वेयर ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्पोजेज ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग, यानी कि इन मामलों में अपील नहीं होगा जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का फाइन लगाता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर इतने तक का फाइन लगाता है तो अपील नहीं होगा। ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन सी 300 रुपये। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं 252 When can a trial court release an accused on bail under section 389 of class 3 of CRPC after conviction, यानी कि विचारण न्यायालय किसी व्यक्ति को जब 389 के क्लास 3 के अंतर्गत कन्विक्शन करती है तो उसे बेल पर छोड़ देती है। कौन से मामले हैं, किन मामलों में कन्विक्शन करती है। वेयर एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years, यानी जब अभियुक्त जमानत पर है और कारावास की अवधि 3 साल से अधिक की नहीं है जिसमें कन्विक्ट किया गया है। दूसरा ऑप्शन बी है कि वेयर एक्यूज इज नॉट बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 5 years, यानी कि जब अभियुक्त जमानत पर नहीं है और उसे 5 साल तक के कारावास से दोष सिद्ध किया गया है। ऑप्शन सी है वेयर एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 4 years, यानी जहां अभियुक्त जमानत पर है और वो अपराध जिसके लिए उसको दोष सिद्ध किया गया है वो 4 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। और अगला है कि वेयर एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 2 years, यानी कि जब अभियुक्त जमानत पर है तो और उसे दोष सिद्ध 2 साल तक के कारावास से लिए किया गया। अगली बात, हाँ, इसमें से कौन सा ऐसा है मामला जो 389 के क्लास 3 के अंतर्गत जब उसे दोष सिद्ध किया जाता है तो उसे बेल पर छोड़ना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 इफ ए क्रिमिनल अपील एन एक्यूज्ड डाइज एंड हिज नियर रिलेटिव्स विश टू कंटिन्यू द अपील देन विद इन हाउ मच पीरियड दे मस्ट अप्लाई।
मच पीरियड दे मस्ट अप्लाई। क्रिमिनल अपील के मामलों में जब एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है और उसके नियर रिलेटिव को कोर्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हम अपील कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो एबेटमेंट ऑफ अपील नहीं होता, यानी अपीलों का उपशमन नहीं होता। तो नियर रिलेटिव को कितने दिनों के भीतर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देना होता है? 4 महीनों के भीतर, 3 महीनों के भीतर, 60 दिन के भीतर या 30 दिन के भीतर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड इन फॉलोइंग, यानी कि अगर एक व्यक्ति इन मामलों में दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसे मामलों में अपील नहीं होगी। वेयर ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासेस ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़, यानी एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जब केवल 100 रुपये का जुर्माना लगाता है। बी है कि वेयर ए कोर्ट ऑफ सेशन ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, यानी जब सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने के कारावास से दंडित करता है। ऑप्शन सी कि वेयर ए हाई कोर्ट पासेस ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने के कारावास से दंडित करता है, या उपर्युक्त सभी मामलों में अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही है कि किस मामले में अपील नहीं की जा सकती? (255) ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 302 ऑफ IPC, द appropriate government may commute the sentence for the minimum period of। ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट यानी कि समुचित सरकार ऐसी सजा का लघुकरण कर सकती है। लघुकरण कर सकती है जो कितने तक कारावास से हो सकता है? थोड़ा ऑप्शन इसमें गलत टाइप का दिया है, लेकिन उसको मैं सुधार देता हूँ कि वो तुम उसे कम से कम 30 साल के लिए जेल में रहना होगा, उसे कम से कम 20 साल के लिए जेल में रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 30 साल से अधिक नहीं हो सकता वो कारावास, कि 20 साल से अधिक नहीं हो सकता, कि 14 साल से अधिक नहीं हो सकता, कि 7 साल से अधिक नहीं हो सकता। यानी जब किसी मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कम्यूटेशन हुआ है, लघुकरण हुआ है, तो ऐसी सज़ा जो है वो मैक्सिमम कितने दिनों की हो सकती है? 30 साल से अधिक नहीं हो सकती, 20 साल से अधिक नहीं हो सकती, 14 साल से अधिक नहीं हो सकती, या फिर 7 साल से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, by Criminal Procedure Amendment Act 2005 in section 459 of CRPC, the words less than 10 rupees have been substituted by the words, यानी धारा 459 के अंतर्गत CRPC के जो 2005 के अंतर्गत अमेंड किया गया है, लेस देन 10 रुपीज़ यानी 10 रुपये से कम के स्थान पर कौन सा शब्द डाल दिया गया है? ऑप्शन ए है कि लेस देन 500 रुपीज़, लेस देन 50 रुपीज़, लेस देन 100 रुपीज़ एंड लेस देन 250 रुपीज़। इसमें से 10 के स्थान पर कौन सा रुपया कर दिया गया है? (257) नंबर क्वेश्चन है, if the offense is punishable with fine only, the period of limitation for taking cognizance of it shall be, यानी कि जब कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे मामलों में काग्निजेंस लेने की पीरियड मैक्सिमम कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल?
केवल जो जुर्माने से दंडनीय अपराध है, ऐसे मामलों में संज्ञान कितने दिनों के भीतर लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 258 कि 3 years पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years period of limitation prescribed for taking cognizance of the offence punishable with imprisonment for a term not exceeding, ये कह रहा है कि कोई किसी अपराध के लिए जिसमें कि 3 साल की लिमिटेशन है कॉग्निजेंस लेने की, किन प्रकार के अपराधों में है, जिसमें पनिशमेंट अधिकतम 1 साल तक का हो सकता है, अधिकतम 3 साल तक का हो सकता है, अधिकतम 5 साल तक का हो सकता है, अधिकतम 7 साल तक का हो सकता है। 3 साल की लिमिटेशन किस प्रकार के मामलों में। नेक्स्ट 259 द बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज स्टेटेड इन सेक्शन 468 क्लास 2 of CRPC does not apply if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding इसका मतलब ये होता है कि जो कॉग्निजेंस लेने पर रोक लगाती है धारा 664 और 468 क्लास 2 की लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर कोई कंप्लेंट करता है या कोई शिकायत करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये उन मामलों में लागू नहीं होता है जो एक निश्चित अवधि के कारावास से अधिक के कारावास से पनिशेबल मामले हैं। तो कितने वर्ष के कारावास से अधिक के कारावास से पनिशेबल मामलों में ये लिमिटेशन का रूल 468 के क्लास 2 को लागू नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 साल से अधिक के, 4 साल से अधिक के, 3 साल से अधिक के या फिर 5 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय जो मामले हैं उनमें लिमिटेशन का रूल लागू नहीं होता है। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 468 ऑफ CRPC नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year। यानी कि 468 के अंतर्गत कोई न्यायालय shall take cognizance of an offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year, यानी कि ऐसे ऑफेंस जो 1 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसे मामलों में कॉग्निजेंस लेने की लिमिटेशन क्या है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year, यानी 1 साल बीत जाने के बाद उसमें नहीं लिया जा सकता, या 6 महीने बीत जाने के बाद उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, या ऑप्शन नंबर सी है कि 3 महीने बीत जाने के बाद उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, कि ऑप्शन डी है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, यानी 2 साल बीत जाने के बाद उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। यानी जो अपराध 1 साल तक के कारावास से दंडनीय हैं, ऐसे मामलों में कितना समय बीत जाने के बाद उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, और उसके बाद आप सही चेक टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें से सही क्या है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी, यानी कि अच्छा अगला पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए है कि 6 month ऑफ ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑफेंस है और करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो अपराध कितने के कारावास से दंडनीय हैं तो उसमें लिमिटेशन कितनी है। तो 6 महीने ऐसे जो मामले जो कि अब केवल जुर्माने से दंडनीय है। अगला है कि 1 साल ऐसे अपराधों के मामलों में जो 1 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। तीसरा है 3 साल ऐसे अपराधों के मामले में जो 1 साल से कम नहीं परंतु 3 साल तक के कारावास से दंडनीय है। और ऑप्शन डी है 5 साल
अगर कारावास मृत्युदंड से दंडनीय है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? केवल जुर्माने के मामले में 6 महीने का होता है लिमिटेशन, 1 साल तक के इम्प्रिजनमेंट वाले मामलों में 1 साल का लिमिटेशन होता है, 1 साल से लेकर 3 साल तक के मामलों में 3 साल का लिमिटेशन होता है, और मृत्युदंड के मामलों में 5 साल का लिमिटेशन होता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? 262 पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विथ ए टर्म ऑफ 2 years एज पर सेक्शन 468 ऑफ CRPC। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल with a term of 2 years as per section 468 of CRPC। यानी ऐसे अपराध जो 2 साल तक के कारावास से दंडनीय हैं, ऐसे मामलों में लिमिटेशन CRPC के अंतर्गत कितनी होगी? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल? नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 63 No court shall take cognizance of an offence after expiry of period of limitation which is, माने न्यायालय कब किसी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं लेगी? कितनी अवधि बीत जाने पर? यानी कि अगर जो फाइन से पनिशेबल है ऑप्शन ए, उसमें 6 महीने, 1 साल, 1 साल वाले पनिशेबल मामलों में 3 साल, जो 3 साल तक के मामले हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं। इसमें से क्या ऑप्शन आप चुन रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 264 What is the period of limitation prescribed for taking cognizance of an offence which is punishable with imprisonment for a term exceeding 3 years? यानी जो अपराध 3 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है, ऐसे मामलों में परिसीमा काल कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या कोई लिमिटेशन नहीं होती? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस। यानी कि जो अनवरत अपराध हैं, यानी कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं, चालू रहने वाले अपराध हैं, ऐसे मामलों में एक नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है कब से? अपराध किए जाने की तारीख से। On the first day on which such offence comes to the knowledge of any police officer, यानी कि जिस दिन ऐसे अपराध की जानकारी पुलिस अफसर के ज्ञान में आती है। ऑप्शन सी है, on the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offence, यानी कि जिस दिन उसकी पहचान हो पाती है कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है। या ऑप्शन नंबर डी, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज, यानी कि जितने समय तक अपराध कंटिन्यू रहता है उस समय तक एक नया परिसीमा काल प्रारंभ होता रहता है। तो ये आपका 265 नंबर क्वेश्चन था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। टू 66 कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी कि CRPC की धारा 1 के अनुसार ट्राइबल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है कि म्यूनिसिपल एरिया शिलांग का, कि म्यूनिसिपल एरिया मिजोरम का, कि आसाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऑप्शन डी है
कि अरुणाचल प्रदेश एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है सीआरपीसी के? टू 267 बेलेबल ऑफेंस मीन्स, जमानती अपराध का क्या मतलब है? जहां जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, वेयर टू गिव इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि जिसे देना न्यायालय का कर्तव्य है। कि ऑप्शन सी है कि विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी आर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जमानती के रूप में दर्शाया गया है या किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अंतर्गत जमानती के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन डी है कि नन ऑफ दी एबव, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो जमानती अपराध क्या है उसके संबंध में आप सही टिक कर लीजिए। uh, 268 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मीन्स, यानी कि जमानती अपराध सीआरपीसी के अंतर्गत क्या है? पहला है, एन ऑफेंस इज इनमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जमानती दर्शाया गया है। दूसरा है, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, कोई ऐसा अपराध जिसे जमानती किसी अन्य विधि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। तीसरा है, ऑल अदर ऑफेंसेस एज स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ, यानी अन्य सभी अपराध जो कि आपराधिक विधि के अंतर्गत हैं। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, कि केवल दूसरा तीसरा सही है, कि केवल 1 2 सही है, कि केवल 1 3 सही है? टू 269 नॉन बेलेबल ऑफेंस implies as offense where, नॉन बेलेबल ऑफेंस implies as offense where द एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि अजमानती अपराधों में, अजमानती अपराध ऐसा अपराध है जिसमें अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऑप्शन बी है कि यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है या न्यायालय के विवेक पर होता है कि उसको जमानत दे या न दे। ऑप्शन सी है द एक्यूज्ड मे कंसीडर फॉर ग्रांट ऑफ बेल ओनली आफ्टर द ट्रायल इन द ट्रायल कोर्ट बिगिंस, यानी कि केवल वो जमानत के लिए तभी रिक्वेस्ट कर सकता है जब विचारण प्रारंभ हो चुका हो। और ऑप्शन डी है, ओनली द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल, यानी ऐसे मामलों में केवल हाई कोर्ट ही बेल दे सकती है। इसमें से क्या सही है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में? नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही? नेक्स्ट, टू 270 कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सीरियस ऑफेंस, ऑप्शन बी है ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन सी है सेशन ट्राइबल ऑफेंस, यानी ऐसे अपराध होते हैं जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होते हैं, कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? आप सही ऑप्शन लगा लीजिए। 271 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें से कौन सी ऐसा कथन है जो कि संज्ञेय अपराध के संबंध में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए, द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस केवल तभी अन्वेषण कर सकती है जब मजिस्ट्रेट ऐसा करने का आदेश दे, एक स्टेटमेंट। ऑप्शन बी है
कि FIR कैन बी लॉज्ड विथ द पुलिस। कह रहा है कि इस ऐसे मामलों में पुलिस के समक्ष FIR लॉज की जाती है। ऑप्शन सी, द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ, कि ऐसे मामलों में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और ऑप्शन डी है कि द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि पुलिस ऐसे मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से? नेक्स्ट क्वेश्चन 272। In a cognizable case, the police will have power to investigate except the power to arrest without warrant। यानी कॉग्निजेबल केस में, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के पास शक्ति है क्या करने की? इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी अन्वेषण कर सकती है सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार करने के। बी है कि इन्वेस्टिगेट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी कि अन्वेषण कर सकती है और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है तब जब वो मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए परमिशन ले लेती है। ऑप्शन सी है, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। ऑप्शन डी है, इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर और ट्राई द मजिस्ट्रेट, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है बिना वारंट के, केवल तभी जब मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना दे दी गई हो जो ऐसे मामलों में विचारण या जांच या विचारण करने की अधिकारिता रखता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी मतलब जो धारा 2D के अंतर्गत जो परिवाद किया जाता है कैसा होता है? लिखित होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, ओरल या लिखित हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन नंबर 274, कंप्लेंट मीन्स an allegation made orally or in writing to a police officer। एनी एलिगेशन मतलब कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? जो पुलिस ऑफिसर से रिटन में या लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है। दूसरा है कि एनी एलिगेशन मेड ओरली आर इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, यानी लिखित या अलिखित शिकायत जो मजिस्ट्रेट से की जाती है इस उद्देश्य से कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करे। ऑप्शन सी है, कंप्लेंट मीन्स पुलिस रिपोर्ट होता है। ऑप्शन डी है कि कंप्लेंट मीन्स चार्ज होता है यानी आरोप होता है। इसमें से कौन सा सही है? कंप्लेंट का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट में रिलेट टू, यानी कि परिवाद किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन बी असंज्ञेय अपराध से, ऑप्शन सी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध से, और ऑप्शन डी मस्ट बी फॉर एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज द पुलिस हैज़ नो पावर टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। कंप्लेंट जो होती है वो होती है कि मतलब असंज्ञेय अपराध से संबंधित, और उसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं रखती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंप्लेंट इज, यानी परिवाद का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या है? पहला है एन एलिगेशन टू रॉन्गफुल एक्ट, यानी दोषपूर्ण कार्य के लिए आरोप लगाया जाता है। बी है एन एलिगेशन ऑफ ब्रीच ऑफ राइट, एक अधिकार के उल्लंघन के लिए आरोप लगाया गया हो। ऑप्शन सी है एन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी, यानी कि किसी शारीरिक क्षति के लिए एलिगेशन लगाया गया हो। और ऑप्शन डी है एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विथ ए व्यू टू टेक एक्शन, यानी ऐसा एलिगेशन अपराध के संबंध में जो कार्रवाई किए जाने के पर्पज के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि CRPC की धारा 2D के अंतर्गत इसमें से क्या है जो कि एक्सक्लूडेड है, यानी शामिल नहीं किया गया है? प्रोटेस्ट पिटिशन को, कि ज्वाइंट कंप्लेंट को, कि पुलिस रिपोर्ट को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रोटेस्ट पिटिशन को, कि ज्वाइंट प्रोटेस्ट पिटिशन तो प्रोटेस्ट पिटिशन ही होगा। ज्वाइंट कंप्लेंट का मतलब संयुक्त परिवाद को, कि पुलिस रिपोर्ट को, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही है ऑप्शन? 278, इंक्वायरी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज कंडक्टेड बाय, CRPC के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस ऑफिसर द्वारा, न्यायालय द्वारा, या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा? जांच किसके द्वारा की जाती है? अगला क्वेश्चन, टू 79, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पांस अंडर द CRPC। इसमें से जो स्टेटमेंट है नीचे, उसमें से जो सही नहीं है उसको बताना है आपको। पहला है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द कोर्ट, यानी जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी आरोप विरचित किए जाने के पश्चात जांच की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट, इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी आरोप विरचित करने से पहले ही जांच की जाती है। और ऑप्शन डी है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट, यानी कि जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है वो बताना है आपको, गलत स्टेटमेंट इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 280, which of the following statement are true? Option A, inquiry means every inquiry including a trial conducted under the code of criminal procedure by a magistrate or court, यानी जांच से तात्पर्य है प्रत्येक जांच जो विचारण के साथ न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा इस संहिता के अंतर्गत की जाती है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको देखना है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय ए मजिस्ट्रेट और कोर्ट, यानी कि जांच से तात्पर्य ऐसी प्रत्येक जांच है जो विचारण से भिन्न जो इस संहिता के अंतर्गत न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण के अंतर्गत ऐसी सभी कार्रवाइयाँ आती हैं जो CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है और साक्ष्य एकत्र करने के प्रयोजन से किया जाता है।
उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। टू 81 इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज कंडक्टेड बाई। इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज कंडक्टेड बाई द पुलिस ओनली, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है अन्वेषण सीआरपीसी के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुलिस अधिकारी द्वारा। बोथ द पुलिस एंड द कोर्ट, यानी कि न्यायालय या पुलिस अधिकारी दोनों के द्वारा, केवल न्यायालय के द्वारा। और ऑप्शन डी है कि द पुलिस अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द सेशन कोर्ट और द हाई कोर्ट। माने हाँ, द पुलिस अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द सेशन कोर्ट ऑफ द और द हाई कोर्ट, यानी कि पुलिस द्वारा जो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के विवेकाधीन है, किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? पूरे द्वारा, अब पूरे ऑप्शन में से जो सही हो आप लगा लीजिएगा। 282 द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज। ऑप्शन ए है, माने कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है द टू अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि अभियुक्त की गिरफ्तारी। ऑप्शन बी है कि अभियुक्त को दंडित करना। ऑप्शन सी है कि अभियुक्त के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना। कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। टू 83 क्वेश्चन नंबर, in respect of investigation as provided under section 2H of CRPC, which of the following is incorrect? In respect of investigation as provided under section 2H CRPC, which of the following is incorrect? In respect of investigation as provided under section 2H of CRPC, which of the following is incorrect? अच्छा, जो CRPC का सेक्शन 2H है, इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है, तो उसके संबंध 2H के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है? इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, यानी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया हुआ है। ऑप्शन सी है, इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, यानी अन्वेषण खुद मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, ए एंड बी दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 284, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कितने स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है, दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा है कि इन्वेस्टिगेशन इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही है। और चौथा है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। इन चारों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं उसके आधार पर आप ऑप्शन सही लगा लीजिए। Which of the following combinations are correctly matched?
कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सही मैच करता है? लिखा है इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, इंक्वायरी का उद्देश्य एविडेंस कलेक्ट करना होता है, इंक्वायरी का उद्देश्य ऑर्डिनरली सेकेंड स्टेट ऑफ द क्रिमिनल केस यानी कि आपराधिक मामलों का ये दूसरा चरण होता है इंक्वायरी, और चौथा में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन 1, 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट हैं इसमें से करेक्टली मैच्ड कितने हैं, सही तरीके से जो मैच किए गए हैं वो कितने हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है कि एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड, 286 नंबर है, कि जहाँ साक्ष्य जो है शपथ पर लिए जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया, इसे क्या कहते हैं? जांच कहते हैं कि अन्वेषण कहते हैं कि स्वार्ण स्टेटमेंट कहते हैं कि न्यायिक कार्यवाही कहते हैं? जहाँ साक्ष्य शपथ पर लिए जाते हैं ऐसी कार्यवाही को क्या कहते हैं? ऑप्शन में से सही ऑप्शन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग? इसमें से कौन सी कार्यवाही जो है न्यायिक कार्यवाही नहीं है? हियरिंग बाय ए जज, न्यायालय द्वारा न्यायाधीश द्वारा एक सुनवाई किया जाता है। हियरिंग बाय ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुनवाई जिसमें कि हियरिंग बाय ए पर्सन हु इज जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है शपथ पर। ती है कि हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी कि ऐसी कार्रवाई जो कि मध्यस्थ के समक्ष किया जाता है। और ऑप्शन सी है हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, यानी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाई। ऑप्शन डी है हियरिंग बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष की कार्रवाई। जुडिशियल प्रोसीडिंग इसमें से कौन सा है? मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई कार्रवाई, जज के समक्ष की गई कार्रवाई, आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाई, या किसी ऐसे अथॉरिटी के समक्ष जिसे कि एविडेंस लेने के लिए अथॉराइज किया गया है, ऐसे व्यक्ति के समक्ष की गई कार्रवाई क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज जुडिशियल प्रोसीडिंग? इसमें से कौन सी प्रोसीडिंग है जिसे हम न्यायिक जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई कहते हैं? अन्वेषण है, जांच और अन्वेषण है, कि जांच और विचारण है, कि ऑप्शन डी कि विचारण और अन्वेषण है? इसमें से कौन सा कार्यवाही जो है वो न्यायिक कार्यवाही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ CRPC द नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच, माने कि सेक्शन 2(1) ऑफ CRPC द नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केस जो होता है, असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? ए पर्सन और ए पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या ऐसे मामलों में पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन बी है कि ए पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी के पास नहीं होता है। तीसरा है कि ए पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ DYSP हैज़ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि ऐसा पुलिस अधिकारी जो DYSP से ऊपर रैंक का अधिकारी है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नन ऑफ द एबव इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। किसका? नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध के संबंध में। जो सही ऑप्शन लगे वो लगा लीजिए। 290, इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी, यानी कि एक असंज्ञेय अपराध में
पुलिस के पास क्या प्राधिकार होता है? पहला, टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, यानी कि वो अन्वेषण कर सकती है और एक्यूज्ड को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बट कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, अन्वेषण तो कर सकती है लेकिन वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती। तीसरा, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में पुलिस न तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेट कर सकती है और न ही उसे वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती। ऑप्शन डी है टू अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट बट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि बिना वारंट के अरेस्ट तो कर सकती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं कर सकती। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय ए, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, असंज्ञेय अपराध के संबंध में, असंज्ञेय अपराध के संबंध में अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? पहला, मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी भारत के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, राज्य के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, कि मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा ही दिया जा सकता है जो उससे मामलों में विचारण की अधिकारिता रखता है, या फिर ऑप्शन डी, सेशन जज द्वारा दिया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए परमिशन किसके द्वारा दिया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द नेचर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज, यानी सीआरपीसी की धारा 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध किस प्रकार का अपराध होता है? ऑप्शन ए, बेलेबल एंड सिंपल, यानी जमानती और साधारण होता है। ऑप्शन बी है जमानती और गंभीर होता है। ऑप्शन सी है केवल गंभीर नेचर का होता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 293, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U ऑफ द सीआरपीसी मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी लोक अभियोजक जो 2U के अंतर्गत बताया गया है उसका क्या अर्थ है और उसके अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए, एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी है एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि लोक अभियोजक के निर्देशानुसार कार्य करता है। तीसरा है कि ए और बी दोनों सही है, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 294, समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ, समन केस का मतलब क्या है? समन मामला जो दंडनीय है, किससे? मृत्युदंड से। ऑप्शन बी, लाजीवन कारावास से। ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ऐसे कारावास जो 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है। और ऑप्शन डी, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, यानी ऐसा अपराध जो कि 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? As per the Code of Criminal Procedure Act 2008,
which inserted clause WA in section 2 in CRPC definition or defining victim as a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes। इसमें जो परिभाषा दी गई है विक्टिम की, जो कि 2009 द्वारा जोड़ा गया है सीआरपीसी में WA के रूप में, उसके विक्टिम के अंतर्गत क्या आते हैं? विक्टिम के गार्जियन केवल आते हैं। ऑप्शन बी है कि विक्टिम के गार्जियन और लीगल हेयर भी आते हैं। ऑप्शन सी है विक्टिम्स के नेबर भी आते हैं, यानी पड़ोसी। और ऑप्शन डी है कि विक्टिम के क्लोज फ्रेंड भी आते हैं। तो विक्टिम के अंतर्गत कौन आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट केस मीन्स ए केस, यानी वारंट मामला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऐसा मामला जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है इन विच द कोर्ट इज द फर्स्ट इंस्टांस शैल इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी कि ऐसे मामलों में पुलिस इन विच द न्यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू कर सकती है। ऑप्शन सी है कि रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, क्या ऐसा मामला होता है जिसमें कि पनिशमेंट 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं आते हैं, ऐसे मामले। और ऑप्शन डी है कि रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। या वारंट मामले का मतलब ये होता है कि ऐसा अपराध जो 2 साल और मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है। तो वारंट मामला कौन है, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको टिक कर दीजिए। (297) Which one of the following statements is correct? The word and expression used but not defined in the Code of Criminal Procedure shall have the meaning assigned to them in the। ये कह रहा है कि जो शब्द सीआरपीसी में प्रयोग तो किए गए हैं लेकिन वो परिभाषित नहीं किए गए, तो ऐसे मामलों में उस शब्द का अर्थ कैसे लगाया जाएगा या किस विधि के अंतर्गत उस शब्द का जो अर्थ है वही सीआरपीसी के अंतर लगाया जाएगा? आईपीसी के अंतर्गत या सीपीसी के अंतर्गत या लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत या एविडेंस एक्ट के अंतर्गत? कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट। ये बता रहा है कि दंड न्यायालयों के वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हैं। पहला हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब उसमें से कौन सा कूट सही है, मतलब सभी लोग आते हैं कि कुछ लोग आते हैं? आगे नीचे कूट दिया हुआ उसको आप मिला लीजिए। which of the following statement is true? ऑप्शन ए है, कौन सा कथन सही है? The state government shall establish a court of session with the consultation of high court, यानी राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके। ऑप्शन बी है द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, कि राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय की स्थापना करती है। सी है कि द हाई कोर्ट शैल इस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, कि हाई कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना करती है। ऑप्शन डी है कि सुप्रीम कोर्ट शैल इस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट सत्र न्यायालय की स्थापना करती है।
इसमें से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? और लास्ट है कि जज इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाई, सत्र न्यायालय के अंतर में जो जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा, कि पब्लिक राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि हाई कोर्ट के द्वारा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? लगा लीजिए। अब ये है क्वेश्चन आपका, 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और आप इसमें अपने आप को मिलाइए, देखिए कि कितना सही आप पहुंच रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर होंगे, उसको आप मिला लीजिएगा। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, सही गलत सब देख लीजिएगा, उसके बाद माइनस वाला नंबर काट के फिर आप हमको फिर बताइएगा कि कितना हुआ आपका नाम के साथ। और अब इसमें बहुत आप लोग जो है 95, 94, 93 कर रहे थे, 90 प्लस जा रहे थे। अब इसमें देखिए आप कितना पहुंचते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 90 प्लस किसी का नंबर आएगा। ठीक है, फिर आप करिए। हाँ, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आईपीसी की 3 जून से ऑडियो क्लास चलेगी, और जिन लोगों को ऑडियो क्लास करना है ऐसे लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 8423179159। ठीक है, फिर धन्यवाद।